today we will be studying some basic principles of fault liability and no fault liability. In this particular lecture, we will cover strict liability, absolute liability, and the capacity of any person on who can sue and who can be sued. Okay. Now, starting with fault liability, the basic general assumption of this particular thing is that if there is no fault, there is no liability. Okay. Now, talking about the main concepts, let's start with the main concepts. Okay. In this particular setting, your state of mind is quite relevant. Okay. आपका जो दिमागी हालत रहता है that is quite relevant when we talk about law of torts. Okay. इसमें we will study this in the capacity later on in this particular video. And now when we talk about the decision of whether a person has committed a tort or not, it is basically dependent, and when they have to decide upon this particular factor, they take into consideration and compare the conduct of that particular person with that of a reasonable man. Okay, the conduct is compared to that of a reasonable man. ठीक है, कोई भी नॉर्मल आदमी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करेगा, ये उस सारे सिचुएशंस को देख के पता लगाया जाता है. कंडक्ट इज कंपेयर्ड टू दैट of a reasonable man. Okay, now let's have a proper example के क्या कैसा situation हो सकती है. Okay, now Govind owns certain horses. Okay, and these horses were going on a highway. ठीक है, ये पूरा हाईवे बना हुआ था एंड यहाँ पे horses जो हैं, let's consider these H as horses. I'm not drawing the horses. ये horses जा रहे थे इस डायरेक्शन में एंड यहाँ पे कोई पेडिस्ट्रियन चल रहा था एंड दैट पर्टिकुलर पेडिस्ट्रियन इज नोन एज P. तो ये हमारा पेडिस्ट्रियन है एंड ही गॉट हिट. ठीक है, एंड उसको कोई लॉस हो गया. नाउ हॉर्सेस जा रहे थे हाईवे पे एंड दिस पेडिस्ट्रियन गॉट हिट. नाउ was it quite reasonable to assume that हाईवे पे इसको हॉर्सेस को पेडिस्ट्रियन मिलेंगे? ओके, नहीं मिलेंगे. तो अगर इफ़ वी अज्यूम के पेडिस्ट्रियन नहीं मिलेंगे, हेंस दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ अ टॉट. ओके, क्योंकि कंपेयर टू दैट ऑफ अ रीजनेबल मैन क्या सोचेगा यार कि हाईवे पे तो यार लोग नहीं मिलते एंड जो भी मैं जैसे भी हॉर्स को करवाऊँ, जैसा भी करवाऊँ, तो मुझे तो शायद नहीं इतना अंदाज़ा है कि वहाँ पे कोई मिलेगा. तो इट वॉज अज्यूम दैट ये एक पर्टिकुलर लैंडमार्क केस में से उठाया गया एंड इट वॉज अज्यूम दैट ऑन अ हाईवे यू विल नॉट फाइंड पेडिस्ट्रियंस एंड हेंस दिस वोंट बी कंसिडर्ड एज अ टॉट. ओके, क्योंकि अगेन द कंडक्ट वॉज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ रीजनेबल मैन. ओके, नाउ इसमें व्हेन वी मूव टू द बेसिक फॉर्मूला दैट इज के आई हैव टू ड्रॉ अ चार्ट. ओके, एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, उसको तुम काफ़ी अच्छे से कंपेयर कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से उसको लिख सकते हो कि तुमको वो प्रिंसिपल्स काफ़ी अच्छे से पता लग जाएंगे. टॉर्ट्स में जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो इफ़ देयर वाज नो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, नो फॉल्ट, इफ़ देयर इज़ नो फॉल्ट, देयर इज़ नो लीगल injury. If there is no legal injury, there is no tort, and if there is no tort, there is no compensation. This is the basic principle which is being assumed when the courts are deciding the cases. Okay, आप अगर ये देखोगे, अगर किसी की कोई ड्यूटी ही नहीं थी, उसकी कोई ब्रीच ही नहीं हुई, अगर उसकी कोई ब्रीच नहीं हुई तो उसकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है तो कोई लीगल इंजरी भी नहीं हुई, कोई लीगल, हमने जो पहले वाले फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था पार्ट 1 में, मतलब कोई लीगल इंजरी नहीं है तो वो टॉर्ट भी नहीं कहलाएगा एंड टॉर्ट नहीं तो काहे का कंपनसेशन. देयर इज नो सीन ऑफ कंपनसेशन हियर इन द पर्टिकुलर सिनेरियो. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू नो फॉल्ट लायबिलिटी. नो फॉल्ट लायबिलिटी में दो चीज़ें आती हैं. जब आपकी गलती नहीं है फिर भी आपको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी. ओके, नो फॉल्ट लायबिलिटी में स्ट्रिक्ट आती है एंड एब्सोल्यूट आती है.
Okay, strict liability का principle arose from this particular case, Rayland versus Fletcher, very 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 important landmark judgment. And this MC Mehta का case, this MC Mehta versus Union of India, this was in 1987. तो this case gave the principle of absolute liability. ओके, स्ट्रिक्ट मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, एब्सोल्यूट मतलब आपके पास कोई डिफेंस ही नहीं रहता है. दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. तो इस पर थोड़ा सा हम चलते हैं कि व्हाट हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर केस. नाउ रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस जो है उसमें हुआ क्या था, लेट्स अंडरस्टैंड कि पर्टिकुलर केस में हुआ क्या. ओके, नाउ देयर वाज दिस पर्सन आर in this case, which was let's assume that that was R. इसका एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड था. ओके, यहाँ पे वो लैंड था एंड उसने एक इस पर्टिकुलर लैंड में ह्यूज रिजर्वायर बना दिया, इसको इसमें पानी से भर दिया था पूरे लैंड को, क्योंकि उसको किसी चीज़ के लिए वो रिजर्वायर अपनी मिल तक पहुँचाना रहता था उसको. तो यहाँ से वो पानी उठाता था एंड अपनी मिल में लेके चला जाता था. ठीक. Now when this particular reservoir was built, he wasn't aware कि इसमें कुछ आसपास mine shafts भी हैं, which led to a mine in the adjacent piece of land जिसमें कोल होता था. इस माइन शाफ्ट क्या होती है, वो जगह होती है बीच की जहाँ से नीचे आप माइंस में जाते हो. ओके, माइन शाफ्ट वो एरिया होता है. ठीक है, माइन शाफ्ट्स थे यहाँ पे काफ़ी सारे, 1 2 3 4 5 काफ़ी सारे थे. इसको ये नहीं पता था कि यहाँ पे माइन शाफ्ट्स हैं, लेकिन इसका जो वाटर है, वाटर हैव अ टेंडेंसी कि अगर आप उसको लैंड पे रखोगे तो इट विल सीप इन थ्रू द लैंड एंड गेट इनटू समथिंग विच हैज़ सम. इसमें मतलब बेसिकली इफ देयर वर माइन शाफ्ट्स, तो माइन शाफ्ट्स में पानी चला गया. माइन शाफ्ट्स में पानी गया, द वाटर वेंट इनटू द कोल माइन. कोल माइन में तो उसका तो पूरा कोयला ही ख़राब हो गया. ओके, नाउ द वाटर burst through these mine shafts and went into these coal mines and पूरा फ्लड हो गया यहाँ पे, मतलब ये एरिया पूरा इसके पानी से भर गया. ओके, सो दिस वॉज पर्टिकुलर केस. नाउ व्हेन द डिफेंडेंट प्लीडेड, जो कि डिफेंडेंट बन गया अपना आर. ओके, आर जो है अपना डिफेंडेंट बन गया. ही प्लीडेड दैट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द माइन शाफ्ट्स. ओके, नाउ इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या अप्लाई हुआ, इसमें प्रिंसिपल अप्लाई हुआ था अपना स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, विच सिंपली सेज दैट इफ अ पर्सन ब्रिंग्स पोटेंशियली डेंजरस थिंग ऑन हिज और हर लैंड, आप अगर कोई डेंजरस थिंग लेके आते हो अपने पीस ऑफ लैंड पे, एंड इफ दैट पर्टिकुलर थिंग एस्केप्स एंड कॉजेज डैमेजेस, then such particular thing should be then such a person should be responsible even if that was not a negligent act. This is a basic principle of strict liability. ये strict liability का exact verbatim principle है. Now there are 4 conditions to satisfy for strict liability. strict liability में पहली चीज़ वो एक dangerous thing होनी चाहिए. dangerous thing में क्या क्या चीज़ें आती हैं अभी आगे coming slide में मैं बता दूंगा. उसके बाद उसका एक नॉन नेचुरल यूज़ होना चाहिए. नाउ व्हाट डू मीन बाय नॉन नेचुरल यूज़, वाटर रिजर्वॉयर अगर आप बना रहे हो, ओके, तो दिस इज अ नॉन नेचुरल यूज़. योर लैंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड कि आप इस पे रख के पानी अपनी मिल पे लेके जाओगे. ओके, दिस इज़ अ नॉन नेचुरल यूज़. आप लैंड पे कल्टिवेशन कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट आप एक वाटर का रिजर्वॉयर नहीं बनाते. दिस इज़ अ नॉन नेचुरल यूज़. नाउ उसमें इफ़ दैट थिंग एस्केप्स, अगर वो एस्केप कर गई, जो कि इस केस में माइन शाफ्ट में चला गया था पानी. ओके, माइन शाफ्ट में पानी चला गया एंड उसको डैमेज हो गया, उसकी पूरी कोल माइन में भर गया था. ओके, जो कोल माइन बेसिकली अपना कोल माइन फ्लड हो गई थी पूरी. दिस डैमेज, अगर ये पूरी अपने चारों कंडीशंस फुलफिल हो गई यहाँ पे, तो इट इज़ अ केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. ओके, यहाँ पे अपना स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है दैट इज़ क्वाइट क्लियर. नाउ हैजार्डस थिंग्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसकी एक प्रॉपर चेकलिस्ट है कि उसमें डायनामाइट आ सकता है, एक्सप्लोजिव आ सकते हैं, RDX आ सकता है,
रेडियो एक्टिव मटेरियल आ सकते हैं, हजार्डस केमिकल्स आ सकते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले केस में आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। नाउ वाइल्ड एनिमल्स आ सकते हैं, आपने अपने पीस ऑफ लैंड में लायन रख लिया, ठीक है, तो ये तो नॉन नेचुरल यूज़ हो गया ना पर्टिकुलर थिंग का। ओके, इसमें आप एक डोमेस्टिक एनिमल हो सकता है विच इज़ नोन फॉर इट्स वाइल्ड टेंडेंसीज। इसका काफ़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, कहाँ से कैसे आएगा। ओके, अब इसमें लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो इफ देयर इज अ डॉग हु इज नोन फॉर बाइटिंग पीपल एंड ये दिस हैज हैपेंड 5-6 टाइम्स, ठीक है। सो वो एक तरीके से उसकी हैबिट है लोगों को, वो वाले कुत्ते को लोगों को काटना। ओके, सो दीज आर कॉल्ड वाइल्ड टेंडेंसीज, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलरली वाइल्ड टेंडेंसीज है। तो वो डॉग एक डोमेस्टिक एनिमल, बट ये एक वाइल्ड टेंडेंसी है उसकी। ओके, अगर आपका कुत्ता ऐसा है जो आपके घर में रहता है लेकिन उसको लोगों को काटने की आदत है, नाउ इफ दिस डॉग एस्केप्स फ्रॉम योर हाउस, ठीक है, if this dog escapes from your house and causes damage to people, if that particular dog bites people, so this was your non-natural use of land and this has caused damage to the people, and hence this will result in the tort of strict liability. Okay, this was particularly proper example. Now एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो एक आदमी है जिसका नाम है आयुष। ओके, आयुष नाम का आदमी है। ही ओन्स अ प्रॉपर पीस ऑफ लैंड एंड उस पीस ऑफ लैंड में इसने आयरन वाली फेंसिंग करा रखी है। ओके, जिसमें वो जो आपने देखा होगा एक वो ऐसे आयरन रॉड रहती है जिसमें ऐसे 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 निकले रहते हैं, ठीक है, ऐसी वाली फेंसिंग यहाँ पे हुई है। नाउ ड्यू टू सम रस्ट एंड कोरोजन, रस्ट हुआ उसमें, कोरोजन हुआ, तो प्रॉपर कोरोजन हो गया उसमें एंड दीज पीसेज ऑफ that particular fencing broke down and fell down. वो नीचे ज़मीन पे पड़े हुए थे and this cow was grazing. This grazing cow ate these pieces. Now this cow was owned by Shubh. This cow was owned by Shubh. Now Shubh claims compensation कि my cows are dead. These cows were dead आफ्टर ईटिंग दीज रस्ट एंड कोरोजन। ये बोल रहा है कि यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप अपने वो कोरोडेड पीसेस को उठा के रख लेते एंड मेरे काऊ वहाँ पे ग्रेस करने आएगी तो वहाँ पे वो उसको नहीं खाती तो नहीं डेड होती। ओके, सो आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में उसने इस पे केस कर दिया। नाउ विल आयुष बी रिस्पॉन्सिबल? टेक अ मिनट, आस्क योरसेल्फ, पॉज दिस वीडियो, सोचो क्या पोटेंशियली डेंजरस चीज़ थी ये? थी तो नहीं, ठीक है, नीचे गिर गई, नॉन नेचुरल यूज़ तो किया नहीं यार उसने फेंसिंग करवा के। अब उससे किसी का लॉस हो गया, किसी को डैमेज हो गया, एस्केप हो गई वो चीज़, मतलब नीचे गिर गई, तो यार दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ टॉट। ये एक टॉट नहीं है, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्योंकि दिस वॉज नॉट अ डेंजरस थिंग, दिस वॉज नॉट अ नॉन नेचुरल यूज़। नॉन नेचुरल यूज़ तो नहीं था ये, ठीक है, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ओके, नाउ विल मूव टू एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब होता है देयर आर नो डिफेंसेस, you cannot defend your case, you do not have any perusal from the law, you do not have any solution from the legal side कि आपको कुछ ना कुछ कैसे भी आप बच जाओगे, लेकिन आप नहीं बच सकते इस केस में। इन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑल द जनरल डिफेंसेस विल अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे ये जो अपने 4 पॉइंट्स थे कि ये हुआ वो हुआ, उससे ये सारा का सारा अपना, अगर ये एक आध कंडीशन में फुलफिल नहीं होती या फिर कुछ एक्ट ऑफ गॉड वगैरह लग जाता तो वो अपना उसका केस नहीं बनता, ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। बट इन केस ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये जो MC मेहता वाला केस था, इसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में होता क्या है कि डिफेंसेस जो हैं अपने वो बिल्कुल नहीं लगते। एंड सेम वाज ऑफ द केस इन द केस ऑफ ओलियम गैस लीक। ओलियम गैस लीक हो गई थी इन 1987। ओके, एक दिल्ली में, इसका पूरा केस समझ लेते हैं। दिल्ली में एक श्री राम इंडस्ट्रीज थी, श्री राम
इंडस्ट्रीज, प्रभु के नाम से क्या हो गया, ओके। तो श्रीराम इंडस्ट्रीज़ थी, इसमें ओलियम गैस की मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं यूज़ होती थी वो, ओके। तो ओलियम गैस वाज यूज, ओलियम ये स्पेलिंग लिखी हुई है, ओलियम गैस यूज़ हुई थी एंड दिस गैस एस्केप्ड। ओलियम गैस वाज प्रॉपर डेडली गैस, अगर उसने वो गैस रखी थी तो दिस वाज अ डेंजरस आइटम एंड इट वॉज नॉट अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड, क्योंकि वो इंडस्ट्री थी, ठीक है, बट इट एस्केप्ड। अब अगर नॉन नेचुरल यूज नहीं भी था, लेकिन ये किस में कैटेगराइज होती हैं कुछ चीज़ें जो कि आपकी इसमें जैसे हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना ऊपर की तीन, दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू अल्ट्रा हैजार्डस थिंग्स, ये अल्ट्रा हैजार्डस की कैटेगरी में आती हैं ये तीन चीज़ें। नाउ जब ये तीन चीज़ें अल्ट्रा हैजार्डस हैं तभी इस पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगेगी। यार ये तो इतनी खतरनाक चीज़ थी, तुमने अपने लैंड पे रखी ही कैसे, रखी तो चलो लेकिन उसको निकलने नहीं देना था ना, इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है यहाँ पे। ओलियम गैस इज कंसिडर्ड अंडर अल्ट्रा हैजार्डस एंड इसमें आपने जब उसको एस्केप करने दिया तो दिस लेड टू द डेथ्स ऑफ काफ़ी सारे लोग। नाउ द पर्टिकुलर कंपनी जिस पे जो श्रीराम इंडस्ट्रीज थी, इट वॉज हेल्ड लाइबल फॉर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एब्सोल्युटली लाइबल, आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, आपको करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ओके। नाउ सेम वॉज इससे 3 साल पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। आई एम फ्रॉम भोपाल, तो मुझे पता है उसके बारे में क्या कैसा है, पूरे बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। इसमें क्या हुआ था, सो देर वॉज दिस फैक्ट्री बाय द नेम यूनियन कार्बाइड, दिस यूज टू मैन्युफैक्चर अपना पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स में तो कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं एंड दीज पेस्टिसाइड्स वर द मैन्युफैक्चरर्स, इसमें मतलब यूज़ किया जाती थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको कहते हैं MIC, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, गूगल कर लेना क्या पर्टिकुलर स्पेलिंग है, केमिकल नेम है तो वही है। नाउ इसमें एक पर्टिकुलर उनका चेम्बर था जिसमें दे हैड 3 टैंक्स, 1 2 3 ऐसा ही है, मतलब एग्जैक्ट यही ऐसी ही अरेंजमेंट में वो टैंक्स लगे हुए थे। इसमें द वाटर सप्लाई इज़ डन टू कीप दीज टैंक्स, इसमें मतलब पूरा गैस भरी रहती है तो उसको ठंडा रखना पड़ता है, क्योंकि ये प्रॉपर केमिकल से, केमिकल की इसकी जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है इसको ठंडा रखना पड़ता है पानी छिड़क के, तो इसमें से पानी भेजा जाता है अंदर। बट इसका एक कैवियट ये है कि दिस वाटर शैल नॉट एंटर द गैस चेम्बर्स, ओके, बाहर से ये जो टैंक्स है उसको आप ठंडा कर सकते हो, शैल नॉट एंटर द गैस चैम्बर, मतलब ये गैस से जब पानी मिल जाता है तब पूरा वो ब्लास्ट हो जाता है, ओके, मतलब वो रिएक्शन चालू हो जाता है। इसमें ये जो गैस थी MIC, इसकी पानी से थी 36 का आंकड़ा, ओके। जब ये 36 का आंकड़ा हो गया पानी से, इसमें क्या हुआ कि गलती से एक जो वॉल्व रहता है वो खुला रह गया था एंड द वाटर सेप्ट इनटू दिस पर्टिकुलर टैंक, उसमें अंदर चला गया पानी एंड रिएक्शन चालू हो गया, तो एक टैंक फटा, दूसरा टैंक फटा, तीसरा टैंक फटा एंड वो फट के इस पूरे उसके थ्रू पूरी सिटी में फैल गई। मतलब भोपाल जो शहर है उस टाइम पे उसकी 35% ऑफ द पॉपुलेशन, 35% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, दिस वॉज डेड रातों रात, मतलब दिस हैपेंड रात के ये रात के 12 बजे से चालू हुई 12 AM एंड 2 बजे तक तो आधा, मतलब ये 35% ऑफ द शेयर ख़त्म हो चुका था, ओके। पीपल वर देयर ऑन द स्ट्रीट्स पे निकल के आए आधी रात में एंड देख नहीं पा रहे थे, कुछ हो नहीं पा रहा था एंड ये पूरा पर्टिकुलर केस हुआ। तो इसमें द कंपनी वॉज ऑल्सो हेल्ड लाइबल, बट ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल यहाँ से नहीं आया, ओके। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे वो स्टेपिंग स्टोन आ चुका था कि हाँ हमको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का वो देखना है सारा, बट वो फाइनली ओलियम गैस लीक केस में है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, द कैपेसिटी, कौन कौन स्यू कर सकता है कोर्ट्स में और कौन कौन स्यू हो सकता है, ओके। नाउ इसमें सबसे पहली चीज़ है माइनर्स। माइनर्स आर द पीपल और the children who are less than the age of 18 years.
18 से कम है, ओके। 18 से कम जो होते हैं उनको कहा जाता है इंडियन कोर्ट्स में माइनर। नाउ कैन दे स्यू? यस, दे कैन स्यू विद द हेल्प ऑफ देयर गार्जियंस, ओके। ये लोग स्यू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ कर सकते हैं, लेकिन उनको गार्जियन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि खुद तो अभी 18 साल से ऊपर हुए नहीं, ओके। काफ़ी सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आप पे कभी आपको किसी पे केस करना हो तो आप खुद नहीं कर सकते अपने नाम से, आपको किसी के नाम से करना पड़ेगा, ओके। नाउ कैन दे बी स्यूड? कैन माइनर्स बी स्यूड? ओके। नाउ बेसिकली कोई डिफेंस नहीं होता है टॉर्च में, ठीक है। देयर इज़ नो डिफेंस ऑफ माइनॉरिटी के। यार मैं छोटा था इसलिए मुझे पता नहीं लगा माइनॉरिटी है, ओके, मुझे पता नहीं लगा एंड मैंने ये पर्टिकुलर टॉट कमिट कर दिया, ओके। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स में दे से दैट माइनर कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर्स आर void ab initio। void ab initio का मतलब क्या होता है? मतलब void है शुरू से मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका ए भी लिखा होगा ना कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट का सी भी लिख रहे होगे जब आप, तब से ये कॉन्ट्रैक्ट है void, मतलब शुरू ही नहीं करना चाहिए आपको पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट में। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट अपना ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या होता है? टॉर्ट्स में चाइल्ड मोर देन 7 years कैन बी स्यूड एज एन अडल्ट, मतलब 7 साल का बच्चा अगर आपका है तो उसको आप एज अ अडल्ट भी सू कर सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द माइनर हैड द नॉलेज ऑफ द एक्ट। माइनर को नॉलेज होनी चाहिए उस एक्ट की, मतलब उसको पता था पूरा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। 7 साल से छोटे बच्चे को तो इनकॉम्पिटेंट समझा जाता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा वो क्या कर रहा है, एंड बात भी सही है, ओके। 7 साल से छोटे बच्चों को कुछ पता नहीं रहता, ठीक। नाउ इसमें एक चीज़ है कि जो से नीचे हैं उनको बोला जाता है डोली इनकपैक्स। कैपैक्स ओ नहीं है, वो ए है, ओके। डोली इनकपैक्स मतलब दे आर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, ओके। नाउ एक चीज़ और कि हाँ, इनके पेरेंट्स एंड गार्जियंस आर नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट, कि आप भैया बच्चे ने कुछ भी करा आप पेरेंट्स को उठा लाओ और या गार्जियन को उठा लाओ कि हाँ भैया तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया, ठीक है, आर नॉट लाइबल फॉर एनीथिंग, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसा? जब पेरेंट ने ही कुछ ऐसी सिचुएशन बना के दी हो या नेग्लिजेंट करी हो जब उसके एक्ट के थ्रू वो बच्चे को टॉर्ट कमिट करने की सिचुएशन प्रोवाइड हो गई। मतलब दिस इज़ बेसिकली 2018 में क्लैट में आई थी ये चीज़, ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ ये फैक्ट इसके, ओके। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बच्चे के पापा हैं, पापा का नाम है पी एंड उनकी एक गन है जिसको वो लोड करके छोड़ गए टेबल पे, लोडेड गन टेबल पे रखी हुई है। ना उसका बच्चा आया, बच्चा नेम इज़ बी, ठीक है, पी का बच्चा बी, पी इज़ द पापा, बी इज़ द बच्चा, ओके। लोडेड गन को वो टेबल पे छोड़ गए। ना उसको कोई टॉर्ट कमिट करने का तुमने अपॉर्चुनिटी दे दी, तुम गन को लोड करके छोड़ गए भाई साहब। अब इसने उठाया, इसने ऐसे ही फायर कर दी, सामने किसी कार का शीशा टूट गया, ओके, कार का वो टूट गया, इसको किस में आएगा? नेग्लिजेंस का टॉर्ट हो गया, ठीक है, नेग्लिजेंस कह लो, और ये तो न्यूसेंस में भी आ जाएगा। तो बच्चे ने करा तो है टॉर्ट कमिट, तो बच्चा तो ये 5 साल का था वैसे, ठीक है, बच्चा 5 साल का था तो लाइबल है नहीं, लेकिन आप लाइबल हो जाओगे बीइंग अ पेरेंट क्योंकि आपने वो लोडेड गन यहाँ पे छोड़ दी थी, ओके। ये अपना हो गया, 2018 में भी ये क्लैट के पेपर में आया था, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेट या फिर गवर्नमेंट, ओके, नाउ कैन दी स्टेट गवर्नमेंट सू एनीवन? यस दे कैन, वो किसी को भी सू कर सकती हैं, बिल्कुल करती हैं। कैन दे बी सूड? क्या वो सू कर सकती हैं, क्या सू हो सकती हैं? दे कैन नॉट। तो भैया ऐसे तो सब लोग सरकार को लाइबल ठहराने लगे, आप उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते अगर वो सोवरेन अथॉरिटी में एक्ट हो रहा था, ठीक है। सोवरेन अथॉरिटी मतलब
जो काम उनको करने के लिए बोला गया है, क्या ये वही काम कर रहे थे? अगर हाँ तो ठीक है। अगर जैसे इसमें काफ़ी फेमस एग्जांपल है कि कहीं पे प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है ना, वो प्रोटेस्ट में एक पुलिसमैन हिट्स और फायर्स ओवर अ पर्सन, तो क्या वो इसको सू कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो सरकार के आदेश का पालन कर रहा था। उसके जो इमीडिएट सीनियर ने बोला, इमीडिएट सुपीरियर ने बोला, वो उसके आदेशों के पालन कर रहा था। तो बीइंग द गवर्नमेंट कैन नॉट बी स्यूड। ना ही वो पुलिसमैन को स्यू कर सकते हो आप, ना ही उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को स्यू कर सकते हो, ठीक है, ना इसको ना इसको। ठीक, क्या एक कॉपरेशन स्यू हो सकता है और कर सकता है? कॉपरेशन मतलब एक आर्टिफिशियल कंपनी या आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग बोला जाता है एक कंपनी को, ठीक है, लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन, ये बेसिकली कंपनीज होती हैं। क्या कंपनीज किसी को सू कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हैं। क्या कंपनीज सू कैन दे बी सूड? यस, आप कंपनी को भी सू कर सकते हो, बट कब होता है ऐसा? वो होता है वाइकेरियस लायबिलिटी सिचुएशन में। वाइकेरियस लायबिलिटी सिचुएशन क्या होती है? ये आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो वाइकेरियस लायबिलिटी पे, ठीक है। अगर कोई एक्ट कोई कंपनी का एम्प्लॉई पर्सनल कैपेसिटी में कुछ करता है, तब दिस कंपनी वोंट बी लायबल। ये यस का नो हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि कंपनी ने उससे करने बोला था, अगर वो वही सारे काम कर रहा है तो फिर कंपनी क्यों लायबल होगी? ओके, अगर वो वैसा ही सारे काम कर रहा है तो फिर कंपनी लायबल होगी। एंड अगर वो उसने कुछ हटके कर दिया, मतलब उससे बोला गया था कि तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना गाड़ी लेके, तो ये, और यहाँ पे किसी का वो एक्सीडेंट कर देता है, तो फिर तो कंपनी लायबल है। लेकिन उससे बोला था कि तुम ए पॉइंट से बी तक जाना, यहाँ पे किसी का वो एक्सीडेंट नहीं करता, लेकिन बी से वो सी अपने गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है, ठीक है। फिर उससे वापस मिल के आ रहा होता है इस रास्ते से, जो कि कंपनी ने बोला ही नहीं है। यहाँ पे कोई पेडेस्ट्रियन आया, उसकी गाड़ी से हिट हो गया, अब कंपनी थोड़ी लायबल है, हमने तुम्हें ए से बी जाने का बोला था, तुम इस वाले रास्ते से क्यों गए, क्यों आए, ठीक है। सिंपल बात ये, ओके। नाउ इसके बाद फोर्थ थिंग इज हस्बैंड एंड वाइफ। क्या हस्बैंड एंड वाइफ लायबल होते हैं किसी टॉर्ट के लिए? नहीं, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ आर कंसिडर्ड अ सिंगल एंटिटी इन लॉ। आपस में नहीं किसी को कर सकते वो सिर्फ, ओके। नाउ इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज व्हेन द स्पाउस acts as an agent, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका नाम है लेट्स से आयुष अगेन। एक आयुष नाम का लड़का है, ठीक है। आयुष की एक मॉम है जिनका नाम है ममता, ठीक है। ममता वॉज आयुष मदर। नाउ आयुष की जो वाइफ है उसका नाम है लेट्स टेक अ नेम अदिति। कॉमन नेम्स लिए हैं, किसी से अगर ये मैच करते हो तो वो केवल एक कोइंसिडेंस है, ओके। नाउ ये है हस्बैंड, ये है वाइफ, ये है मॉम। इसकी मॉम को ये वाइफ बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, और हस्बैंड के इन्होंने कान भर दिए एंड इसीलिए शी वॉन्ट्स टू किल हर, ठीक। अब एक दिन रास्ते से जा रहे थे अपनी कार में, तो इसमें हस्बैंड भी बैठा हुआ था, इसमें वाइफ भी बैठी हुई थी, ठीक है। इसने जानबूझकर कार का एक्सीडेंट करवा दिया। एक पेड़ यहाँ पे था, ये पेड़ है, इस कार को उसने ऐसे ठोका कि इस वाली पार्ट में जो वाइफ बैठी हुई थी उसका एक्सीडेंट हो गया एंड शी गॉट इंजर्ड। एंड इंजर्ड के बाद
हॉस्पिटल में जाते जाते उसने अपना दम तोड़ दिया। ओके, शी वॉज डेड। नाउ अब आप बोलोगे कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कौन सा टॉट कौन सी एंड तो सिंगल एंटिटी कहलाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे द स्पाउस वॉज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ हिज मदर। ये है एग्जाम्पल कि यहाँ पे एजेंट था। कोई काम अगर हस्बैंड या वाइफ से कोई और करवा रहा है, किसी और के कहने पे हो रहा है, तब दैट पर्टिकुलर स्पाउस विल बी लायबल। समझे? ये है एग्जाम्पल। ठीक, अब इसके बाद एक प्रिंसिपल आता है इंडिपेंडेंट एंड जॉइंट टॉर्टफीजर्स। ओके, इसमें एक पेडिस्ट्रियन जा रहा था, ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड जॉइंट टॉर्टफीजर्स का मतलब क्या होता है कि टॉट किसी आदमी ने इंडिपेंडेंटली किया या किसी के साथ जॉइंटली किया, ठीक है। मतलब आपकी लाइबिलिटी के ऊपर है बेसिकली कि आप इंडिपेंडेंटली लायबल हो या किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए जॉइंटली लायबल हो। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। एक रोड है, अगेन यहाँ पे एक पेडिस्ट्रियन जा रहा था, ये बाइक से आयुष आ रहा था, इस तरफ से शुभ आ रहा था, ठीक है। ये जो शुभ आ रहा था और ये आ रहा था, ये दोनों आपस में टकरा गए एंड दिस पेडिस्ट्रियन गॉट हिट, दोनों ने उसको मारा। ओके, नाउ जब ये हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटलाइज था, उसके बाद इसने बोला कि किस किस ने मारा था, दोनों को लाओ। एक हो गया आयुष, एक हो गया शुभ, ठीक है। जब ये दोनों को वो लेके गए हॉस्पिटल में, तो इसमें होता क्या है कि वो इससे भी कंपनसेशन ले सकता है, वो इससे भी कंपनसेशन ले सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली आयुष भी लायबल है, इंडिपेंडेंटली शुभ भी लायबल है। तो दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ अपना ये इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर्स। नाउ ओके, अब इसमें ये जो है दिस इज़ द जॉइंट टॉर्टफीजर्स वाला केस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो लेकिन उसका डैमेज सिंगल ही हो रहा है, ठीक है। आपने दोनों ने काम करा आधा आधा, ठीक है, आधा इसने आधा इसने, ठीक है। अगर किसी ने आधा आधा काम करा है लेकिन उसका रिजल्ट सेम हुआ है, तब जाके हमारा केस बनता है जॉइंट टॉर्टफीजर्स का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दिस वॉज इन फर्दरेंस टू अ कॉमन डिज़ाइन। मतलब काम आधा इसने किया, बचा हुआ आधा, डिज़ाइन तो सेम थी ना। मतलब आधा वॉज 1 + 1 = 2 बनाना था, तो इसने भी 1 लगाया, इसने भी 1 लगाया ना, तब जाके दूसरा काम हुआ है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, जॉइंट टॉर्टफीजर्स वाले केस काफ़ी कम आते हैं, तो इसको इतना डीप में स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं है। इंग्लैंड में एक तीसरी चीज़ और अप्लाई होती है, दैट इज़ कंपोजिट टॉर्टफीजर्स, विच इज़ क्वाइट इररेलेवेंट टू यू, इसलिए ज़्यादा बता नहीं रहा मैं इसके बारे में। बस इतना बता दिया कि हाँ ये अप्लाई होती है इंग्लैंड में। ओके, तो ये हो गया अपना कंपोजिट टॉर्टफीजर्स वाला केस। अब बात आती है अपनी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी की। दिस इज़ द लास्ट थिंग फॉर टुडे कि जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसमें पहली चीज़ होती है जॉइंट लाइबिलिटी। Now let's take an example. Okay, now there is this particular organization या startup जिसका नाम है आपका खुद का जाना माना, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। एक हो गया प्रखर मिश्रा, एक हो गया गोविंद सिंह। नाउ इसमें जब किसी के कुछ लाइबिलिटी है, मान लो कि हमने किसी से उधार लिया था इन द नेम ऑफ सक्सेस बोर्ड। ओके, नाउ उधार था 50-50 हमारे बीच का, 50-50 का उधार था। एंड कोई एक ऑर्गेनाइजेशन थी समथिंग लाइक XYZ लिमिटेड, हमने किसी से उधार लिया, वो उधार था हमारा 1 लाख रुपए का, ठीक है। नाउ दिस पर्सन वांट्स टू रिकवर, हमने इसको रीपे नहीं किया, हमने 1 लाख रुपए इससे लिए लेकिन रीपे नहीं करा इसको। ओके, नाउ दिस पर्सन, इसने क्या करा कि इसने जब केस फाइल किया कि आप अपना उधार हमको वापस कर दो, इसने केवल गोविंद को सू किया। गोविंद को सू किया तो फिर गोविंद का कुछ मेडिकल इमरजेंसीज हो गई जिस वजह से वो कोर्ट में नहीं आ पाया एंड वो केस पूरा इसकी अनअवेलेबिलिटी के चक्कर में केस लटका पड़ा है। नाउ दिस पर्सन वांट्स कि चलो दूसरा वाला तो है ना बीबी सही,
इससे अपन बाकी के पैसे ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये नहीं होता कोर्ट में, ओके। अब भले ही हम लायबल थे जॉइंटली, ओके, कि मैं और गोविंद 1 लाख रुपए देने के लिए लायबल थे, लेकिन आपने अगर पहले एक पे केस कर दिया तब आप दूसरे पे नहीं कर सकते। इसका एक सिंपल रूल ये है कि यू कैन ईदर sue one और sue all। एक बार में केस फाइल करने जा रहे, या तो एक को ही करो या तो सबको करो, ठीक है। आपको करना था तो शुरू में ही दोनों को लपेटे में ले लेना था, तब जाके आपके 1 लाख रुपए इंश्योर रहते कि हाँ ठीक है ये दोनों दे देंगे और जो भी कर लेंगे। ये बेसिक रूल होता है एक, ठीक है, जॉइंट लायबिलिटी का कि हाँ ठीक है। अब ये इसको कहते हैं जॉइंट लायबिलिटी कि प्रखर भी लायबल है, गोविंद भी लायबल है 1 लाख रुपए देने के लिए, ओके। ये हो गया जॉइंट लायबिलिटी वाला सीन। अब इसमें क्या बात है, इसमें आती है सेवरल लायबिलिटी। सेवरल लायबिलिटी में एक काफ़ी बढ़िया एग्जांपल हो जाए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, ठीक। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि आपने किसी से लोन लिया, ठीक है, जो लोन था 1 लाख रुपए का अगेन, उसमें आप 5 पार्टनर्स थे एंड सबका हिस्सा था 20%। 20% का हिस्सा था। इसको क्या कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि आपका कभी लॉस होता है, कभी आपको किसी को रीपे करना होता है, तो यू कैन रीपे, आप उतना ही करोगे जितना आपका शेयर था, ठीक है, आप उससे ज़्यादा नहीं करोगे, ओके। और ये कंपनी भी कभी किसी पे करती है तो वो उससे 20% ही ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकती, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, आपका प्रॉफिट 20% है तो आपका लॉस भी 20% है। अब ये लोन जो ये अगर रीपे मांगने आएगा तो पहले वो सक्सेस बोर्ड और सारे पार्टनर्स के नाम पे आ सकता था मांगने के लिए, लेकिन अब ये इससे केवल इतना ही रिकवर कर सकता है और नहीं कर सकता। अब इसमें क्या था कि ये वाला जो है, ये वाला केस, इसमें दैट पर्टिकुलर पर्सन कुड हैव क्लेम्ड 1 लाख फ्रॉम एंटायरली प्रखर एंड 1 लाख फ्रॉम एंटायरली गोविंद। मतलब दोनों में से कोई एक अगर फेल हो जाता तो वो दोनों का पूरा मिला जुला के उससे ले सकता था, भले ही वो कितने भी लायबल हो, ठीक है, क्योंकि वो जॉइंट थे। अब इसमें सेवरल में कि ठीक है आपका 20% का है, आप उसको 20 ही करोगे, मतलब 20% ही देगा वो अपने आप में, ठीक है। सो दिस वॉज पर्टिकुलरली ए सेवरल लायबिलिटी वाला प्रिंसिपल कि जितना उसका पर्टिकुलर परसेंटेज है प्रॉफिट शेयर का या लॉस शेयर का, आप उससे ही उतना ही कर पाओगे। सेवरली लायबल, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ सेवरल लायबिलिटी। The parties are liable only for their respective obligation. Parties are liable only for their respective obligation. सबका ठेका नहीं लेके रखा भाई साहब इसने, 5 पार्टनर में हमसे हमारा है उतना ले लो, बस उतना खत्म है, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है लास्ट but not the least, that is jointly and severally liable, ठीक है। jointly and severally liable, इसका मतलब क्या होता है सिंपली कि दिस इज अ हाइब्रिड मॉडल, ठीक। विथ रिस्पेक्ट टू द क्लेमेंट द पार्टीज are liable but as different obligators, ठीक है, ओके। नाउ इसका बेसिक मतलब है that the respective party is liable to the अपना claimant jointly and severally as well, ओके। इसमें बात क्या है, एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देयर आर दीज 2 players, रोहित एंड पुजारा, ठीक है। इन्होंने करा कोहली का डिफेमेशन, ऑफ विराट कोहली। इन्होंने उसके बारे में बोला कि इसका जो ब्रांड है उसके कपड़े काफ़ी ख़राब है एंड नहीं लेना चाहिए किसी को भी, एंड ये जो कैप्टनसी करता है, कैप्टन भी काफ़ी बकवास है वो। तो अब इससे क्या हुआ कि कोहली के ब्रांड के जो भी नेट प्रॉफिट था वो अगले 6 महीने में कितना रिड्यूस हो गया,
20% उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया एंड इसको कैप्टनसी से हटा दिया। ओके, कैप्टनसी से हटा दिया एंड प्रॉफिट रिड्यूस बाय 20%। नाउ क्योंकि ये जो डिफेमेशन हुआ था ये सही नहीं था, ठीक है, मतलब जो भी इन्होंने फैक्ट्स बोले दिस वाज नॉट करेक्ट, बट बात यह है कि कोहली डिफेम हो गया। नाउ इफ़ कोहली विशेस टू टेक द डैमेजेस फ्रॉम दीज पीपल, वो इस ब्रांड के लिए भी डैमेज क्लेम करेगा, अपनी गई हुई कैप्टनसी के लिए भी डैमेज क्लेम करेगा, तो ये जॉइंटली तो लायबल हुए ही, और पुजारा सेवरली एंड रोहित सेवरली ये भी लायबल हो गए। ठीक है, बात समझ में आई। दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, इफ़ यू लाइक द कंटेंट आई एम टीचिंग यू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन नीचे। डू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसको शेयर नहीं करोगे तो लोगों को पता कैसे लगेगा सक्सेस बोट के बारे में। ओके, तो पहली चीज़ आपकी हो जाती है शेयर करना, दूसरी चीज़ आपकी हो जाती है कि ज्वाइन द कम्युनिटी, ज्वाइन सक्सेस बोट, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस हमारी टीम को मिल रहे हैं ऑलरेडी, काफ़ी सारे वीडियोस हैं आने वाले। ठीक है, उसके बाद लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, कमेंट दिस पर्टिकुलर वीडियो, जैसा भी लगा मुझे नीचे बताओगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो में कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको आगे कौन से लेसन चाहिए, आपको एग्जाम्पल्स अच्छे लग रहे हैं, जो भी सही है आप इस पूरे वीडियो में बता सकते हो मुझे। सो थैंक यू टिल देन, बाय बाय।